welcome back again to my channel Unlocking Chemistry क्लास 11th सेकेंड वीडियो केमिकल बॉन्डिंग का आज हम आ रहे हैं और हेडिंग क्या है बच्चों? हेडिंग है ऑक्टेट टूल एंड लिमिटेशंस। आपने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा है? लास्ट वीडियो में आपने कॉसेल लुईस अप्रोच टू बॉन्डिंग पढ़ा है, उसमें आपने लुईस के सिंबल्स बनाए हैं और पहली अप्रोच ये थी कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में एंटर क्यों करता है। तो कॉसेल लुईस अप्रोच में हमने ये पढ़ा था कि टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है बच्चों, आज हम उसी को थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे और हमारा टॉपिक है ऑक्टेट टूल एंड लिमिटेशंस। ठीक है बच्चों, आप लोगों को क्या पता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़ के। हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो भी और नोबल गैस की तरह स्टेबल होती है। ठीक है बच्चों, आज हमने बोला ऑक्टेट रूल क्या, तो ये बोला गया, लुईस सर ने ये बोला कि भाई कोई भी एलिमेंट जब बॉन्ड बनाने जाएगा तो उसकी ये टेंडेंसी होगी, उसकी ये कोशिश होगी कि बॉन्ड बनने के दौरान, यानी कि जब वो बॉन्ड बनाएगा उसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और उसी को बोलते हैं ऑक्टेट, और वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर ले और स्टेबल बन जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो क्या बोला, एन एटम हैज अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई 8 इलेक्ट्रॉन्स। सारे एलिमेंट्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है, बट हाइड्रोजन और हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको बोलते हैं डबलेट। बाकी सबके लिए ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए डबलेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। समझ में आ गई? तो एटम की टेंडेंसी क्या होती है हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और कोई भी एटम ऐसा कब करेगा, या तो लूज करके गेन करके करेगा, या लूज करके करेगा, या शेयर करके करेगा, बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। तो मेरे ख्याल से ऑक्टेट रूल समझ में आ गया होगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, इजी कंसेप्ट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। पर प्रॉब्लम क्या है, जब हमने बहुत सारे कंपाउंड्स, ऑक्टेट रूल आ गया, इसको हटाओ। ठीक है, अब हम क्या आ रहे हैं, एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। अब हमारे पास क्या है, जो अगला टॉपिक है दैट इज एक्सेप्शंस। बट ये जो ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा ये सारे कंपाउंड्स में फॉलो नहीं करता, तो हम उनको बोलते हैं देयर आर द एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस। किसके लिए? ऑक्टेट रूल के लिए। ठीक है ना, पहले जो हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में पहला जो एग्जांपल है Li पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव। ठीक है, हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अब आप बोलोगे सर डबलेट नहीं, देखो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए है डबलेट। लिथियम या बेरिलियम या किसी और एटम के लिए या किसी और आयन के लिए डबलेट रूल फॉलो नहीं होता। लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s1। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है बच्चों 1s2 2s2। तो इनका नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियोन। तो उसके वैलेंस शेल में अभी 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर जब ये Li पॉजिटिव आयन आता है तो इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, यानी कि ये डबलेट ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता। तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। सिमिलरली बेरिलियम जब +2 आयन आता है तो इसके वैलेंस शेल में 2s0 हो जाता है, तो ये भी ऑक्टेट को पूरा नहीं करता। मतलब हाइड्रोजन हीलियम के लिए है डबलेट, लिथियम बेरिलियम के लिए नहीं है डबलेट। बच्चे बोलते हैं सर ये डबलेट हो गया, नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम के लिए है डबलेट। ठीक है, बाकी किसी भी आयन के लिए या एटम के लिए डबलेट नहीं है, उनको ऑक्टेट पूरा करना ही पड़ेगा। पर ये दोनों आयनिक फॉर्म में नहीं कर रहे, तो दिस वाज द फर्स्ट एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। बी, दूसरी जो कहानी है वो है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स किनको बोलते हैं? डी ब्लॉक के मेटल को, डी ब्लॉक के ट्रांजिशन मेटल्स शोइंग वेरिएबल वैलेंसी। may have कितने 9 to 18 इलेक्ट्रॉन्स, 9 to
18 electrons in their valence shell. ठीक है, एग्जाम्पल Fe2 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, बहुत सारे। जैसे हमने बोला Fe की बात करते हैं, Fe के बाद 26 इलेक्ट्रॉन है। चलिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। अभी इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इज द फोर्थ शेल। जब ये Fe2 पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, सॉरी 3d6 आएगा, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव बनाएगा तो इसका फोर्थ शेल गायब हो जाएगा। अब ये इसका वैलेंस शेल हो गया। अगर हम यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 6 और 6 12, 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हमने बोला Zn की बात कर लेते हैं। Zn का इलेक्ट्रॉनिक 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है। ठीक है बच्चों, अब जब ये Zn2 पॉजिटिव बनाएगा तो आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यानी कि 4s0 हो जाएगा। अब इसका आउटर मोस्ट शेल यहाँ देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 80 है ना बच्चों। तो ट्रांजिशन मेटल्स आयनिक फॉर्म में जब ये आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल कि आयनिक कंपाउंड जो बनाते हैं जैसे कि लिथियम बेरिलियम, ठीक है, उनके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। और जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, जब वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनके वैलेंस शेल में 9 से 18 कितने 9 to 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरे एक्सेप्शन के ऊपर आते हैं। अब हम बात करते हैं, सेकंड हमारे पास है, अब हम बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। इसके बारे में बच्चों, कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में, कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स में मेरे पास 3 कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ए पार्ट है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब इनके पास एक एक्स्ट्रा, सारे जनरली हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट रूल क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी को 5 बच रहे हैं या 7 बच रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, NO है, NO2 है, ClO2 है, दे आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। आप बोलोगे सर कैसे? नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑक्सीजन बॉन्ड ग्रुप का एलिमेंट 16 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6। यानी कि जब हम इसको बॉन्ड को यहाँ बनाएंगे तो 1 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बट अब नाइट्रोजन का वैलेंस शेल देखो, नाइट्रोजन के पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली जब NO2 बनता है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको सिखाया नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के अपने पास रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से गेन कर लेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, 1 2 3 4। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ पे यूज हो गए, 2 यहाँ पे कोऑर्डिनेट मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं। यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इसको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, समझ में आया? क्लोरीन की बात कर लेते हैं, ऊपर Cl ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन, 1 2, दूसरा ऑक्सीजन है 1 2 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा, 1 2 3 4 5 6, इसका भी ऑक्टेट पूरा। और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये क्या बचा, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके वैलेंस शेल में जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, ये सेंट्रल एटम होता है नाइट्रोजन, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम।
उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और बच्चों ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। समझ में आया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन पे। तीसरा मेरे पास है, क्या तक आया? जल्दी बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज समझ में आया? दे आर नॉट फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल बिकॉज दे हैव ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम के पास क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। गुड। नेक्स्ट मेरे पास आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। हम कोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। कोवैलेंट कंपाउंड में सेकंड मेरे पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब देखो इसके एग्जांपल कौन है? ठीक है, जैसे मैंने बोला बेरिलियम BeCl2 या बोरॉन BCl3 या एल्यूमिनियम AlCl3। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मतलब सेंट्रल एटम डू नॉट हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ठीक है, ये रहा बेरिलियम। अब बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? मैंने आपको कहा था लुईस डॉट में मैक्सिमम डिस्टेंस रखना। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7। इसका ऑक्टेट पूरा Cl 1 2 3, चलो क्रॉस से बनाते हैं, 4 5 6 7, इसका ऑक्टेट पूरा। पर बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई मेरी बात? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का मतलब है कि सेंट्रल एटम जो होगा उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे। यानी कि जैसे बेरिलियम है, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे बोरॉन ग्रुप 13 का एलिमेंट, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने बनाया था लुईस सिंबल इसका। ठीक है बच्चों, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा? हाँ पूरा। ऐसे दूसरा क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। ऐसे तीसरा क्लोरीन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। इसके 8 हो गए, इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया। पर बोरॉन के वैलेंस शेल में देखो, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरॉन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। समझ में आया? यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज वो होंगी जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। और जनरली इसमें कौन आएगा? इसमें ग्रुप सेकंड का सेंट्रल एटम आएगा या ग्रुप 13 का सेंट्रल एटम आएगा। ये ग्रुप सेकंड का है बेरिलियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम ग्रुप 13 के एटम है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एनीवन, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? जल्दी बोलिए। ठीक है, अब आता है लास्ट जो हमारे पास थर्ड आता है, वो आता है बेटा एक्सपैंडेड ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट कंपाउंड्स। सी पार्ट हमारे पास है एक्सपैंडेड ऑक्टेट। ठीक है, सी पार्ट हमारे पास क्या है? एक्सपैंडेड ऑक्टेट। और एक्सपैंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? द सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, तो सेंट्रल एटम के पास क्या होंगे? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसमें जनरली ग्रुप 15 16 17 के एलिमेंट आएंगे। तो आप बोलोगे सर एग्जांपल बताओ। PCl5 कौन सा? ग्रुप 15। ठीक है, SF6 ग्रुप 17, ग्रुप 16, ये ग्रुप 15, ये ग्रुप 16, IF7 या ICl3, ये ग्रुप 17। ठीक है, बना के देखें। फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, 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 एक। अब फॉस्फोरस के वैलेंस शेल को देखो, सिर्फ फॉस्फोरस सेंट्रल एटम को देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 8 से ज्यादा है ना। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल ये बोलता है बेटा कि द सेंट्रल एटम मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पर यहाँ पे कितने आ रहे हैं? यहाँ पे तो आ रहे हैं 10। SF6 की बात कर लेते हैं। सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन?
1 2 3 4 5 6। अब ये 6 फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना बच्चों। तो कितना हो गया वैलेंस शेल में, कितने हो गए वैलेंस शेल में, काउंट करो 2 4 6 8 10 12। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है बच्चों। तीसरा था IF7 1 1 2 3 4 5 6 7। एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 6 एंड दिस वन इज 7th। अब आयोडीन के सेंट्रल एटम में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल है ICl3, आयोडीन है 1 2 3 4 5 6 7। एक Cl के साथ एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे Cl के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरे Cl के साथ तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने हो गए 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन इनका वैलेंस शेल। समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, ऑल्दो जो कॉसेल लुईस अप्रोच था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि कॉसेल और लुईस ने ये बोला कि कोई भी एटम केमिकल कॉम्बिनेशन में एंटर तब करेगा जब वो चाहेगा कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए। ठीक है, इसी को हमने नाम दिया अलग से, हमने लुईस ने इसको बोला कि दिस इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। बट हमने क्या देखा यहाँ पे कि सारे एलिमेंट्स इस ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं, है ना बेटा। तो अब ये हो गए एक्सेप्शंस, हमने पढ़ लिया, ऑक्टेट रूल पढ़ लिया, एक्सेप्शंस पढ़ लिए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें बेटा हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, क्या बनाना सीखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक वेट करिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और पूछते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।